आज मैं स्टूडियो में आपको यह सब कुछ दिखाऊंगा कि जब आप इस जूस को पीते हैं तो आपके शरीर में कितनी चीनी जाती है। आज स्टूडियो में मैं आपके सामने एक डेमो करूंगा, उसे बड़ा ध्यान से आपको देखना होगा। लेकिन सबसे पहले आप यह देखिए कि आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री कार्यालय जाकर लगातार तीसरी बार अपना कार्यभार संभाला, यानी आज जब प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार अपने दफ्तर गए तो क्या हुआ। तो प्रधानमंत्री मोदी जब अपने दफ्तर गए तो दफ्तर में जो बाकी के कर्मचारी थे प्रधानमंत्री कार्यालय के, उन्होंने तालियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। और देखिए कैसे तालियों के साथ तमाम कर्मचारियों ने स्वागत किया उनका। और आज उन्होंने सबसे पहले जिस फाइल पर अपने हस्ताक्षर किए वो फाइल किसानों से जुड़ी थी। इस फाइल में किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के 9 करोड़ 30 लाख किसानों के बैंक खातों में 20,000 करोड़ रुपए भेजे जाने का प्रस्ताव था। और यह वही योजना है जो वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले शुरू हुई थी। और इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को केंद्र सरकार सालाना 6,000 रुपए की मदद देती है। आज सबसे पहले उसी फाइल पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने हस्ताक्षर किए हैं। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला दिन आज शहरी और ग्रामीण भारत को भी समर्पित रहा। आज मोदी कैबिनेट की पहली बैठक में यह फैसला हुआ कि सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण और शहरी भारत में 3 करोड़ पक्के मकान बनाने के लिए आर्थिक मदद देगी। और इस योजना का अब शहरों में भी विस्तार होगा और शहरों में भी गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों के लिए सरकार की मदद से अब पक्के मकान बनाए जाएंगे। तो हमारे देश की जो गरीब लोग हैं उनके लिए आज एक बड़ी खबर यह है, मैं आपको फिर से बता देता हूं कि पहले ही कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री और उनके सरकार ने यह फैसला किया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब अगले 5 साल में 3 करोड़ और मकान दिए जाएंगे। इसमें ग्रामीण इलाकों में भी मकान दिए जाएंगे और शहरी इलाकों में भी मकान दिए जाएंगे। इसलिए जो सारे लोग इस योजना के तहत अपने मकान का इंतजार कर रहे हैं, ये उनके लिए अच्छी खबर है, उनके लिए खुशखबरी है। और आप अपने आसपास के जो भी सरकारी अधिकारी हैं, अगर आप गांव में रहते हैं या शहरों में भी रहते हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई कलेक्टर हैं, उनके यहां जाकर आप सारी डिटेल्स ले सकते हैं कि आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नया घर कैसे मिल सकता है। और कैबिनेट की इसी बैठक में आज मंत्रालयों के बंटवारे का भी फैसला हो गया। और इस बंटवारे में एनडीए के घटक दलों का दबाव कहीं भी दूर दूर तक नजर नहीं आया। प्रधानमंत्री मोदी ने सुरक्षा संबंधित कैबिनेट समिति में कोई बदलाव नहीं किया है, जिसे हम अंग्रेजी में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS कहते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं है। पिछली बार की तरह इस बार भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे, होम मिनिस्टर अमित शाह होंगे, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ही होंगी और विदेश मंत्री S जयशंकर होंगे। किसी भी सरकार के लिए ये 4 मंत्रालय देश को चलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पिछले कार्यकाल की तरह इस बार भी इन मंत्रालयों को बीजेपी के पास ही रखा है और इसमें भी उन्हीं नेताओं के पास में रखा है, उन्हीं मंत्रियों को दिया है जो पहले ये कार्यभार संभाले हुए थे। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पास रखा है। इस बार सरकार में शिवराज सिंह को भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है और उन्हें कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री बनाया गया है, जबकि मनोहर लाल खट्टर को ऊर्जा मंत्री और शहरी आवास और विकास मंत्री बनाया गया है। तो ये 2 पूर्व मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री एक और दूसरे शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बहुत तजुर्बेकार नेता माने जाते हैं, उन दोनों को एक बहुत बड़े प्रभार के साथ इस मंत्रिमंडल में लिया गया है। इसके अलावा नितिन गडकरी को इस बार भी सड़क और परिवहन मंत्रालय दिया गया है, वो जो अपना उनका कार्यभार पहले था उसी को संभालते रहेंगे। पीयूष गोयल को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री बनाया गया है, धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री, गिरिराज सिंह को कपड़ा मंत्री,
ज्योतिरादित्य सिंधिया को संचार मंत्री, भूपेंद्र यादव को पर्यावरण मंत्री और गजेंद्र सिंह शेखावत को पर्यटन मंत्री बनाया गया है। और अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्रालय के साथ सूचना और प्रसारण मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि किरेन रिजिजू को अल्पसंख्यक मंत्रालय और संसदीय कार्य मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। और जेपी नड्डा की वापसी हुई है दोबारा से मंत्रिमंडल में, और पहले भी वो स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं और इस बार भी उन्हें स्वास्थ्य मंत्री का प्रभार दिया गया है। कि अगले 5 वर्षों के लिए मोदी सरकार की 5 बड़ी प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए, कहां से मोदी सरकार को आज अपना काम शुरू करना होगा अगले 5 साल के लिए। तो ये एक 5 पॉइंट्स हमने बनाए हैं। सबसे पहले मोदी सरकार को गरीबी और बेरोजगारी के मुद्दे पर अब पहले से कहीं ज्यादा ध्यान देना होगा, और खास तौर पर ग्रामीण भारत में जो निम्न आय वर्ग के लोग रहते हैं, जिनका गुजारा अभी इतने पैसे में नहीं हो पा रहा है, सरकार को उनके बारे में अब बहुत गहराई से सोचना होगा और ऐसी नई नीतियां बनानी होंगी जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, ज्यादा से ज्यादा लोग गरीबी की स्थिति से बाहर आ सकें। और ऐसे बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं जिनका भी गुजारा नहीं हो पा रहा है, उन लोगों को पहले उनकी पहचान करना और फिर उन लोगों को स्थिति से बाहर निकालना। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी प्राथमिकता मोदी सरकार की यही होनी चाहिए अगले 5 वर्षों में। दूसरा, इस कार्यकाल में सरकार की प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि देश के किसानों की आय दुगनी हो जाए, क्योंकि पिछले कार्यकाल में सरकार इस वादे को पूरा नहीं कर पाई थी और अब उसे ऐसा करने के लिए लगातार तीसरा मौका मिल रहा है। तीसरी बात, बीजेपी को हिंदुत्व के एजेंडे का अब विस्तार करना होगा, क्योंकि हिंदुत्व जिस रूप में है अभी, उसकी वजह से हो सकता है हिंदुत्व का ये एजेंडा सारे लोगों को कवर नहीं कर पा रहा है और इस एजेंडे के तहत शायद बीजेपी पूरी तरीके से चुनाव जीत भी ना पाए। इसलिए अब इस हिंदुत्व के एजेंडे में दलित और पिछड़े वर्ग को भी साथ लाना पड़ेगा, क्योंकि इन चुनावों में दलित और पिछड़ों के वोट बीजेपी से बाहर निकलकर विपक्ष के पास चले गए और इसी से बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ है। इसलिए अब हिंदुत्व के एजेंडे का विस्तार होना चाहिए, उसमें दलित और पिछड़े को जोड़ना होगा। अब इसको वो हिंदुत्व का एजेंडा कहें, सनातन धर्म का एजेंडा कहें या कोई और शब्द इसके लिए इस्तेमाल करें, ये उनके ऊपर है। चौथी बात, मोदी सरकार को अपने तीसरे कार्यकाल में दक्षिण भारत के राज्यों पर अब पहले से कहीं ज्यादा ध्यान देना होगा और दक्षिण में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और उद्योग लगाने होंगे, जिससे सरकार अपने काम के जरिए दक्षिण में लोगों से जुड़ सके और खुद को और ज्यादा समावेशी बना सके। यानी ये जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत का एक जो डिवाइड रहा है, इसे खत्म करना होगा। और जिस तरह की बड़ी बड़ी परियोजनाएं उत्तर भारत में हिंदी भाषी राज्यों में अभी तक बीजेपी की सरकार लगाती आई है, मोदी सरकार लगाती आई है, अब वैसा ही उन्हें दक्षिण भारत में भी करना होगा, ताकि वहां के लोग भी ज्यादा से ज्यादा इस सरकार के साथ जुड़ सके। पांचवा, सरकार महंगाई के मुद्दे को भी दरकिनार नहीं कर सकती और इसलिए महंगाई को नियंत्रण में रखना सरकार की बड़ी प्राथमिकताओं में होना चाहिए। और मोदी सरकार का गठन ऐसे समय में हुआ है जब इसी साल महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं, और अगर इन राज्यों में भी बीजेपी ने खराब प्रदर्शन किया तो इससे देश में यह धारणा मजबूत हो जाएगी कि अब बीजेपी की लोकप्रियता कम हो रही है और विपक्ष इस धारणा का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेगा। इसलिए इन राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी सरकार की प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि वो इन जगहों पर, इन तीनों राज्यों पर बहुत ध्यान दे और बहुत सोच समझकर यहां पर अपनी रणनीति बनाए, क्योंकि इस बार जब बहुमत नहीं मिला उसके बाद अगर और 3 राज्यों में भी ऐसा प्रदर्शन होगा तो फिर वो बीजेपी के लिए अच्छा नहीं होगा। अब आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी का लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना और पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी करना ऐतिहासिक क्यों है। कल जब उन्होंने शपथ ली, ये एक ऐतिहासिक पल था, उन्होंने इतिहास रच दिया। क्यों रचा, पहले ये समझिए। सबसे पहले तो ये कि नरेंद्र मोदी भारत के इकलौते ऐसे नेता हैं जो 7 बार राज्य और केंद्र सरकार का गठन कर चुके हैं। 4 बार उन्होंने गुजरात की सरकार चलाई मुख्यमंत्री के तौर पर, और अब लगातार तीसरी बार वो केंद्र में सरकार चलाएंगे और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। दूसरा, जब दुनिया के बड़े बड़े लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक अस्थिरता है, तब भारत में लगातार 3 चुनावों से सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ है और नरेंद्र मोदी लगातार देश के प्रधानमंत्री तब से लेकर अब तक बने हुए हैं। यह एक बहुत बड़ी बात है। दुनिया में, विश्व में आप देख लीजिए, अगर 1-2 नेताओं को अगर आप छोड़ दें
तो और कोई नेता आपको ऐसा नहीं मिलेगा। अगर आप शी जिनपिंग को छोड़ दें, लेकिन उन्हें वो अपवाद है क्योंकि वहां पर लोकतंत्र है ही नहीं, चुनाव नहीं होते। और आप व्लादिमीर पुतिन को छोड़ दें तो फिर सिर्फ एक नाम आपको दिखाई देगा पूरी दुनिया में, वो है प्रधानमंत्री मोदी का नाम। और पुतिन भी, वहां के जो चुनाव हैं वो इस तरीके के नहीं हैं जैसे कि भारत में चुनाव होते हैं। हमारे जो चुनाव हैं वो बहुत वाइब्रेंट होते हैं और हमारे जो चुनाव हैं वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक चुनाव हैं। वर्ष 2014 से 24 के बीच ब्रिटेन में 5 प्रधानमंत्री बन चुके हैं, अमेरिका में 3 राष्ट्रपति बन चुके हैं, इटली में 5 प्रधानमंत्री बने, ऑस्ट्रेलिया में 4 प्रधानमंत्री बने, जापान में भी 3 प्रधानमंत्री बन चुके हैं, लेकिन भारत में इस दौरान कोई बदलाव नहीं हुआ। और इससे पता चलता है कि नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे मजबूत लोकतांत्रिक नेता हैं, आज सिर्फ भारत के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के। तीसरी बात, इससे दुनिया को यह संदेश गया कि अब उन्हें अगले 5 साल भारत के मामलों में प्रधानमंत्री मोदी से ही डील करना है, यानी प्रधानमंत्री मोदी यहां पर बिल्कुल परमानेंट हैं, जो भी होगा, जो फैसला होगा वही करेंगे और दुनिया के हर देश को सिर्फ उनसे ही बात करनी पड़ेगी। और चौथा, राजनीतिक स्थिरता से किसी भी देश में निवेश और उद्योग को बढ़ावा मिलता है और भारत को भी इसका लाभ मिलना निश्चित है। और इसीलिए आने वाले 5 वर्षों में दुनिया भर की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, दुनिया भर से जो बड़ा बड़ा निवेश है, वो सब भारत में आएगा और भारत की औद्योगिक रूप से और आर्थिक रूप से बहुत तरक्की कोई भी देख सकता है। पूरी दुनिया इसे ऐसे देख रही है। अब हम आपको बताते हैं कि क्या कल शपथ ग्रहण समारोह के दौरान राष्ट्रपति भवन में एक तेंदुआ आ गया था, क्योंकि आज इसकी बड़ी चर्चा है। कल जिस समय बीजेपी के सांसद दुर्गा दास मंत्री पद की शपथ ले रहे थे, तब उनके पीछे एक तेंदुए जैसे जानवर को वहां से गुजरते हुए देखा गया और तभी से यह वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है और लोग पूछ रहे हैं कि राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान तेंदुआ वहां पर कैसे आया और क्या समारोह के दौरान कोई बहुत बड़ी इस तरह की सुरक्षा चूक हुई है। बहुत सारे लोग ये सवाल उठाने लगे कि अगर ये तेंदुआ इस तरफ आ जाता तो बहुत सारे लोगों की जान खतरे में आ सकती थी। पहले आप ये वीडियो देखिए जिसकी सब जगह बहुत चर्चा हो रही है। मैं अजय टम्टा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इस वीडियो पर राष्ट्रपति भवन की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन दिल्ली के फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक ये तेंदुआ नहीं है बल्कि ये एक बिल्ली हो सकती है, क्योंकि राष्ट्रपति भवन में 75 एकड़ के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा पार्क बना हुआ है जहां पर तालाब हैं और अलग अलग जानवरों की 84 प्रजातियां वहां पर रहती हैं और हो सकता है कि ये बिल्ली भी वहीं से टहलते टहलते यहां पर आ गई हो। अब हम जो आपको बताने वाले हैं वो देश के हर परिवार को, हर उस परिवार को जहां पर बच्चे हैं, जहां पर युवा हैं, और हर उस व्यक्ति को देखना चाहिए जिसे ताजा फलों का जूस पीने का बड़ा शौक है और वो पैकेज्ड फ्रेश फ्रूट जूस पीने के बड़े शौकीन हैं। क्योंकि अब हम आपको ये बताएंगे कि फ्रेश जूस के नाम पर आप जिस पैकेट बंद जूस को पीते हैं बाजार से खरीद कर, वो असल में सिर्फ चीनी का एक घोल होता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक है, हानिकारक है। और आज इसी विषय पर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें 3 बड़ी बातें आपके लिए बताई गई हैं। आप नोट कर लीजिए। पहली बात, रियल फ्रूट जूस और फ्रेश फ्रूट जूस जैसे विज्ञापन भ्रामक हो सकते हैं। यानी बहुत सारी जो जूस बनाने, पैकेज जूस की जो कंपनियां हैं, वो कहते हैं कि हमारा जो जूस है ये असली है और ये फ्रेश है। ये विज्ञापन भ्रामक हो सकते हैं। अगर किसी ने कह दिया कि हमारा असली फलों का जूस है और हमारा फ्रेश ताजा फलों का जूस है, तो आपको मान नहीं लेना है, क्योंकि विज्ञापन में ऐसा कहा जा रहा है। ये विज्ञापन गलत हो सकते हैं, ये आपको भ्रम में डाल रहे हैं। दूसरा, इन पैकेज फ्रूट जूस में फलों का रस ना के बराबर होता है और पानी के साथ चीनी काफी अधिक मात्रा में मिली होती है। तीसरी बात आपको बताऊंगा, जैसे 1 लीटर जूस के डिब्बे में फ्रूट पल्प यानी फलों का रस सिर्फ 10 से 15% होता है और बाकी में आर्टिफिशियल फ्लेवर और चीनी मिलाई जाती है। और यह चीनी भी इतनी होती है कि यह आपको
बीमार कर सकती है, आपका वजन बढ़ा सकती है और आपके शरीर में बहुत सारी समस्याएं पैदा कर सकती है। तीसरी बात, पैकेज्ड फ्रूट जूस में ज्यादा चीनी होने के कारण यह बच्चों के लिए भी बहुत हानिकारक हो सकता है। इसलिए अगर आप हर रोज सुबह सुबह नाश्ते में अपने बच्चों को कहते हैं कि ये जूस पी जाओ और आपको लगता है कि आप तो उन्हें फलों का जूस पिला रहे हैं, तो आप उनका नुकसान कर रहे हैं। चौथा, ऐसे जूसेस में शुगर, कॉर्न सिरप और फ्रुक्टोज भी अधिक मात्रा में होते हैं और जिनकी वजह से इन पैकेज्ड फ्रूट जूसेस को हेल्दी बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। आईसीएमआर का यह भी कहना है कि जो लोग बीमारी के दौरान जरूरी पोषक तत्वों के लिए इन पैकेज्ड फ्रूट जूस को पीते हैं, उन्हें अब ऐसा नहीं करना चाहिए। बाजार में अभी जितने भी फ्रूट जूस उपलब्ध हैं, उन सभी में 3 बातें कॉमन है। पहला, इन्हें बहुत हेल्दी बताकर बेचा जाता है, जबकि ये हेल्दी नहीं है। हर फ्रूट जूस आपको यह बताता है विज्ञापन में कि आपकी सेहत के लिए अच्छे हैं, लेकिन यह गलत है। दूसरा, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े एक्टर्स, बड़ी बड़ी एक्ट्रेस, बड़े बड़े खिलाड़ी इन फ्रूट जूसेस का विज्ञापन करते हैं और आपको बताते हैं कि ये फ्रूट जूस आपके लिए बिल्कुल सही है और वो लोग भी यही पीते हैं। और आप भी मान लेते हैं कि ये बड़े बड़े लोग अगर ऐसा कर रहे हैं, अगर वो ये फ्रूट जूस पी रहे हैं, तो हम भी पी सकते हैं और शायद हम भी उनकी तरह फिट और खूबसूरत दिखने लगेंगे। हमारे चेहरे पर भी वैसा ही निखार आ जाएगा जैसे इन एक्टर्स के चेहरे पर है। अगला पॉइंट, बहुत सारे प्राइवेट अस्पतालों की कैंटीन में इन्हीं पैकेज्ड फ्रूट जूस को बेचा जाता है, जिससे लोगों को लगता है कि अगर अस्पतालों में यह जूस बिक रहा है तो यह सही ही होगा, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। यह इन कंपनियों की एक खास स्ट्रेटेजी होती है जिसके तहत अस्पतालों में और कई बार केमिस्ट शॉप्स पर इन फ्रूट जूस को बेचा जाता है और आप सोचते हैं कि अगर ये फ्रूट जूस ऐसी जगहों पर भी बिक रहे हैं तो इनमें कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन कड़वा सच ये है कि ये फ्रूट जूस नहीं बल्कि शुगर जूस यानी चीनी का एक मीठा घोल होते हैं और इसी वजह से ये फलों के मुकाबले सस्ते होते हैं और बहुत ज्यादा मीठे और टेस्टी भी होते हैं। आपने देखा होगा इसी तरह के फ्रूट जूस आप जब आप फ्लाइट में जाएंगे तो वहां पर भी आपको दिए जाते हैं। अगर आप ट्रेन में भी जाएंगे तो शायद ट्रेन में भी दिए जाते हैं। बहुत सारी जगहों पर ये हर जगह आपको मिल जाएंगे। कल रात जब आप भारत और पाकिस्तान का मैच देख रहे थे और T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत का जश्न मना रहे थे, तब उसी समय जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हुआ जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई और 40 लोग घायल हो गए। और इस आतंकवादी हमले के बाद अब पूरी दुनिया में #ऑल आइज ऑन रफा की तरह ऑल आइज ऑन रियासी ट्रेंड कर रहा है और लोग पूछ रहे हैं कि जब रफा में बच्चे मर रहे थे तो पूरी दुनिया में ऑल आइज ऑन रफा ट्रेंड कराया जा रहा था, अब रियासी में भी इस हमले में भी एक 3 साल का छोटा बच्चा मारा गया है। इसलिए पूरी दुनिया को इसका मातम मनाना चाहिए। यह हमला जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में उस समय हुआ जब तीर्थ यात्रियों से भरी एक बस शिव खोड़ी मंदिर से वैष्णो देवी मंदिर के बेस कैंप लौट रही थी और घटनास्थल से वैष्णो देवी मंदिर की दूरी सिर्फ 70 किलोमीटर रह गई थी। तो बड़ी बात यह है कि वैष्णो देवी का जो मंदिर है वहां से यह जगह सिर्फ 70 किलोमीटर दूर है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जब यह घटना हुई उस समय प्रधानमंत्री मोदी का जो कैबिनेट है, उनका जो मंत्रिमंडल है, उनकी शपथ ग्रहण समारोह समय चल रहा था। ऐसे समय पर आतंकवादियों ने यह हमला किया है और इसी दौरान 2 से 3 आतंकवादियों ने घात लगाकर इस बस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी और इस हमले में 9 लोगों की हत्या कर दी, जिसमें एक 3 साल का छोटा बच्चा भी शामिल है। और यह घटना उस दिन हुई जब दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था और अमेरिका में भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट का मैच चल रहा था। तो आज हम ये बात जरूर कहना चाहेंगे कि भारत सरकार को बहुत सख्ती से इस पर एक्शन लेना चाहिए और पाकिस्तान के बारे में तो क्या ही कहा जाए, क्योंकि पाकिस्तान ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है, क्योंकि अभी तक जो शुरुआती जांच हुई है उससे यह पता चला है, सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक हमला करने वाले आतंकवादी जंगल में छिपे हुए थे और उन्होंने सबसे पहले बस के ड्राइवर पर गोलियां चलाई, जिसके बाद गोली लगने से ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई और यह बस जो है असंतुलित होकर नीचे खाई में गिर गई। खाई में गिरने के बाद भी आतंकवादियों ने बस पर कई गोलियां चलाना जारी रखा। इस दौरान जो यात्री बच गए उन्होंने सूझबूझ दिखाई और वो बस में चुपचाप लेटे रहे ताकि आतंकवादियों को ऐसा लगे कि ये सारे यात्री मर चुके हैं
और वो वहां से लौट जाएं। और बाद में ऐसा ही हुआ। इन आतंकवादियों ने सोचा कि अब बस में कोई भी जिंदा नहीं बचा होगा और उसके बाद वो वहां से फरार हो गए। इस हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम के एक आतंकवादी संगठन ने ली है और ये वही आतंकवादी संगठन है जिसे पिछले साल भारत सरकार ने प्रतिबंधित किया था।